आज की वीडियो होने वाली है हमारे फिलॉसफी सब्जेक्ट की यूनिट 5 की, जिसका पूरा नाम है शिक्षा के सामाजिक दार्शनिक आधार। ये हमारे विषय का नाम है। शॉर्ट में इसको फिलॉसफी बोल देते हैं क्योंकि इसमें जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे फिलॉसफी से रिलेटेड ही आते हैं। बट ऐड क्या होती है? एजुकेशन, क्योंकि आप एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो ये लास्ट यूनिट है इसकी। यूनिट 1, 2, 3, 4 अपलोड हो चुकी है और उन्हें देख लें, वहाँ से नोट्स बना लें। आप वीडियो देखकर एक्सप्लेनेशन भी लिख लें जो मैं बोलती हूँ, या फिर जितना भी आपको समझ में आता है अपने आप वो भी। तो अभी हम शुरू करेंगे यूनिट 5 इकाई 5, जिसका नाम है मानवाधिकार एवं शिक्षा, ह्यूमन राइट एंड एजुकेशन। तो बात होगी यहाँ पर आपकी ह्यूमन राइट्स, मानव के जो अधिकार हैं, और फिर एजुकेशन किस तरीके से उसमें रिलेटेड है इन चीज़ों की। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम ही सोशियो फिलोसफी है, तो कुछ टॉपिक्स फिलोसफी के होंगे जो स्टार्टिंग में थे, और कुछ सोशल मतलब समाज के हैं। तो अब ये ह्यूमन राइट भी हमारा समाज से रिलेटेड ही है, ठीक है। देखा जाए तो फिलोसफी से भी ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इस यूनिट को। जो पहला टॉपिक आएगा वो है मानव अधिकार। जो नाम ही है हमारे यूनिट का कि मानव अधिकार एवं शिक्षा। तो सबसे पहले मानव अधिकार, इसकी आवश्यकता या फिर उपयोगिता क्या है, तो मैं ये बताऊंगी आपको। इससे पहले हम जान लेते हैं कि बेसिकली मानव अधिकार है क्या। क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे ना डीएलएड में, सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि आप इस चीज का महत्व बताइए। तो आप स्टार्ट नहीं हो जाएंगे महत्व बताना, नंबर 1, नंबर 2। पहले वो चीज है क्या उसको थोड़ा इंट्रो दे देंगे, तो आंसर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंप्लीट होता है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो वो तो मैं आपको बताऊंगी जब सेकेंड ईयर के पेपर में यहाँ पर रिलीज करूंगी क्वेश्चन पेपर्स, तो किस तरीके से आंसर आपको अडॉप्ट करने हैं, कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं। तो मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार हमारी प्रकृति या स्वभाव में ही निहित है, बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है किसी मानव से। अगर वो मानव है दैट मीन मानव अधिकार, ठीक है। इनके अभाव में, अगर ये ना हो, मानव अधिकार ना हो, तो हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। एक मानव अधिकार ऐसी चीज है, उसके बिना ना मानव की तरह नहीं, एक पशु के समान उसका जीवन हो जाएगा। जेईएस फॉसेट जो है वो इसकी डेफिनेशन देते हैं और लिखते हैं कि मानव अधिकार कभी कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से भी पुकारे जाते हैं। ये इसके डिफरेंट नाम हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता। ऐसे अधिकार हैं मानव के कि केवल मानव होने से ही वो अधिकार उनको मिल रहे हैं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्थापिका उसको नहीं छीन सकती। यहाँ से इस डेफिनेशन के अंदर से भी आप पॉइंट्स बना सकते हैं इस आंसर के। प्राकृतिक अधिकार पुरुष या स्त्री दोनों से संबंधित हैं, दोनों को मिलेंगे, इसमें लिंग भेदभाव बिल्कुल नहीं है। साथ ही वे इनके स्वभाव के अनुकूल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रो। अब जो हमारा मेन है, उपयोगिता या फिर आवश्यकता क्या है मानव अधिकार की। फर्स्ट पॉइंट, मानव विशेष के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। किसी भी मानव के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये अधिकार होने जरूरी हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, नीड होती हैं मानव को, वो इन अधिकारों से पूरे किए जा सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, टोटल 6, जो पहले 7 थे अब 6 हैं। मानवीय गरिमा की पोषण के लिए, मानवीय गरिमा होती है, अस्मिता होती है, जिसे बचाए रखने के लिए ये अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो होता है मानवीय गुणों, प्रतिभाओं व चेतनाओं के सदुपयोग के लिए। मानव के अंदर जो गुण होते हैं, प्रतिभा होती है छुपी हुई, उसे बाहर लाने में ये अधिकार सहायता करते हैं। पूर्ण रूप से विकास के लिए, पूरी तरीके से विकास तभी होगा मानव का जब उसे वो ये जो मौलिक अधिकार होते हैं मानव के वो मिले। और अगर देखो व्यक्ति का विकास होगा तो फिर समाज का भी विकास होगा और एज वेल एज राष्ट्र का भी विकास होगा। मनुष्य की उन्नति के लिए आवश्यक है, बिल्कुल मनुष्य तभी उन्नति कर पाता है जब उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
सीटेट की दृष्टि से भी और आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में तो ये आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कब हुआ था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 10 दिसंबर 1948 की बात है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो हमारा यूएनओ है उसकी ये महासभा हुई। इसके द्वारा क्या किया गया, मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, पूरे विश्व में जो अधिकार मानव को दिए जाने चाहिए उनकी घोषणा की गई, स्वीकृति दी गई। और इसी वजह से मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। ये आप याद रखेंगे सीटेट के लिए। क्या हुआ था इस विश्वव्यापी घोषणा पत्र में? प्रस्तावना थी, इंट्रोडक्शन था, साथ ही साथ 30 अनुच्छेद शामिल किए गए थे। आप ध्यान देंगे ये 30 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान की नहीं है, ये यूएनओ द्वारा जब वहां पर 1948 में 10 दिसंबर को जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें ये 30 जो अधिकार है वो मानवाधिकार दिए गए। और फिर इसी से प्रेरित होकर बाकी के जो जितने भी विश्व के देश है उन्होंने अपने अपने संविधान में क्या किया, अधिकारों को शामिल किया। तो हमने भी अपने भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। फिलहाल हम ये 30 के 30 अनुच्छेद देख लेते हैं क्योंकि ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो नंबर वाइज देखेंगे। अनुच्छेद 1 की यदि हम बात करें तो इसमें जन्मजात स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरे में भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने पर है ये रिलेटेड। अगर आप इनको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ जिसे आप हाईलाइट करेंगे, उसके बाद 2-3 या फिर 4-5 लाइन्स में इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो अनुच्छेद है उसमें स्वाधीनता व व्यक्ति सुरक्षा की बात कही गई। चौथे में दास प्रथा पर प्रतिबंध की बात कही गई। 5वें में अपमानजनक व्यवहार पर रोक लगाने जैसी बातें थी। छठा जो अनुच्छेद था वो कानून की नजर में समानता पर बल देता है। 7वें में कानूनी समान सुरक्षा की बात की गई। 8वें में अदालतों में जो सहायता मिलेगी इन मौलिक अधिकार के ना मिलने पे उसकी बात कही गई है। 9वां अनुच्छेद मनमाने ढंग से गिरफ्तार या निष्कासित नहीं कर सकते, इस पर बात करता है। 10वां जो है वो फौजदारी में सुनवाई आपकी होगी। 11वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार पर धर्म अगर गलत नहीं है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। 12वां पारिवारिक गोपनीयता प्राइवेसी है आपकी। 13 कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, चाहे आप अपने देश के किसी राज्य में जाएं या फिर विदेश में भी जा सकते हैं। दूसरे देश में आप शरण ले सकते हैं, 14वें जो आपका अनुच्छेद है उससे। 15वां क्या है, राष्ट्रीयता का अधिकार है आपको। 16वां बालिग अगर स्त्री पुरुष विवाह करना चाहते हैं तो वो अधिकार है उनको। 17वें अनुच्छेद में अपनी संपत्ति बनाने का अधिकार है अगर आप योग्य हैं तो। 18वें में धर्म व विश्वास की स्वतंत्रता है, आप जिस मर्जी भगवान पर विश्वास करें, धर्म को अपनाएं। 19वें में विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। 20वें में अपना समूह संगठन बना सकते हैं। 21 में अपने देश की सरकारी नौकरी, चुनाव, पद वगैरह आप ले सकते हैं। 22वां क्या है, सामाजिक संरक्षण आपको मिलेगा। 23वें में कार्य व व्यवसाय चुनाव की स्वतंत्रता है। 24वां आराम व अवकाश, आपको उचित आराम और अवकाश भी मिलेगा। अगर आप ड्यूटी भी जाते हैं तो लिमिटेड आवर्स के लिए ही आप काम करेंगे। 24वें में हो गया 24वां। और 25वां है स्वास्थ्य कल्याण, पर्याप्त रहन सहन आपको मिलेगा। शिक्षा संबंधित अधिकार 26वें अनुच्छेद में है। 27वां अपनी रुचि अनुसार आप काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। 28वां राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की बात करता है। 29 जो है वो बाध्यताएं निश्चित करता है। और 30वां जो है अन्य के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी बातें वो करता है। तो टोटल ये 30 अनुच्छेद जो है वो उस समय विश्वव्यापी तौर पर लाए गए, जिससे प्रेरित होकर सभी देशों ने अपने अपने संविधान में भी मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में है और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिए हैं ये 6 अधिकार, मौलिक अधिकार, तो अमेरिका से लिए हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, टॉपिक यही वाला है, मानव अधिकारों का ही है। इस घोषणा पत्र का ये जो सार्वभौम घोषणा हुई, इसका महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो सबसे पहला क्या हुआ कि सर्वपक्षीय विकास के लिए अनिवार्य है। चारों ओर से यदि किसी व्यक्ति का विकास करना है तो ऐसे मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। ये सर्वव्यापक स्वभाव है, सभी का एक साथ विकास होगा। इसमें ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति को हम 2 अधिकार देंगे, किसी को 6 देंगे, सबको ही 6 के 6 देंगे। यदि इंडिया की बात की जाए तो जागरूकता जो होती है आती है लोगों के अंदर अपने अधिकारों के प्रति। विभिन्न राष्ट्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है ये कि कौन सा राष्ट्र अपने व्यक्ति विशेष को कितने मौलिक अधिकार दे रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मामला बन जाता है क्योंकि ये सार्वभौम घोषणा थी, विश्वव्यापी, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। न्याय आधारित अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए अनिवार्य है, ये प्रगति के लिए आवश्यक है, विश्व प्रगति करे, हर देश प्रगति करे। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर ये प्रभाव डालता है, अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देता है, सार्वभौम विकास की ये बात करता है। तो बात हम बेसिकली यहाँ पे विश्व से रिलेटेड अरेंगे, सभी देशों का एक साथ विकास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बाल अधिकार सम्मेलन, यूएन 1989, इंग्लिश में इसको राइट ऑफ द चाइल्ड, यूएन कन्वेंशन 1989 बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या हुआ था, 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ ही बात हो रही है, इसने क्या किया था कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी एक प्रस्ताव स्वीकार किया था। क्या हुआ था कि बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई, उनके क्या अधिकार होने चाहिए। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को कहीं भी उनके शोषण और दुरुपयोग या घृणा से मुक्ति दिलाई जाए। संयुक्त राष्ट्र की विशेष महासभा में 8 अक्टूबर 2002 को बच्चों के विकास, कल्याण एवं सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। इसमें बच्चों के कितने 54 मूलभूत अधिकारों को पारित किया गया था। यहाँ पर मैं 54 के 54 आपको नहीं बता पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आई डोंट थिंक कि आप ये सारे याद कर पाएंगे और फिर पेपर में लिख पाएंगे। तो देखते हैं कि सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर मेरे पास आता है और मैं रिलीज करती हूँ कि क्वेश्चन आ कैसे रहा है इस टॉपिक से, तो फिर हम उसी हिसाब से जो है ना आंसर अपना तैयार करेंगे। वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ बता दूंगी। बहुत ही जल्द मैं सेकंड ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रिलीज करने वाली हूँ। अब क्या होता है नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। ये जो 54 के 54 मूलभूत अधिकार है, यहाँ पर विशेष बल 2 चीजों पर दिया गया, उनके शिक्षा पर और विकास पर। अब ये तो था आपका यूएनओ, मतलब विश्व स्तर पर यह बात की गई, लेकिन भारतीय संविधान के संदर्भ में यदि बात की जाए तो जो बाल अधिकार हैं वो कैसे और किन किन रूपों में दिए गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 15 में महिला व बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम बच्चों से आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ये बात कही गई। 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई, ये भी बालकों के अधिकार के लिए ही है। अब एक बागान एक्ट आया था 1951 में और एक खान एक्ट आया था 1952 में। दोनों में ही क्या बातें की रही थी कि 15 से कम आयु के जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, किसी भी फैक्ट्री में या किसी दुकान पर ऐसा काम नहीं करेंगे जो नुकसानदेह हो। उसके बाद अनुबंधित श्रमिक अधिनियम 1975 लाया गया, जिसमें श्रमिक वही ये भी उसी से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति भी 1986-87 में लाई गई। इसमें भी बाल श्रम को रोकने पर ध्यान दिया गया, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ने की जगह काम करता है और फिर उसके बॉडी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। शिक्षा तो जाहिर ही होती है उसकी। तो भारतीय संदर्भ में ये चीजें की गई हैं बाल अधिकार के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब आयोग की बात करेंगे हम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCPCR, नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहा जाता है। तो इसके लिए सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए डेट। इसकी स्थापना कब हुई इस आयोग की, वो है 5 मार्च 2007 को। अब ये है क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नाम से ही पता चल रहा है ये बालकों के अधिकारों की संरक्षण करता है। ये अन्य राज्यों के आयोगों के साथ मिलकर सभी बच्चों के सभी अधिकारों को प्रोत्साहन देने व संरक्षण का कार्य करती है। देखिए ये राष्ट्रीय बाल स्तर है, नेशनल लेवल पे ये काम करेगा। अब आपका जैसा इस सिलेबस में बोला गया है इसके कार्य और कर्तव्य क्या है, तो वो देख लेते हैं नंबर वाइज। नंबर 1, बाल अधिकार संरक्षण हेतु सुझाव व उपाय देना कि क्या क्या सुझाव उपाय हो सकते हैं इस सेंस में। उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। अब मान लीजिए उपाय तो बता दी, बट वो काम किस हद तक कर रहा है ये भी वो देखेगा। केंद्र सरकार को निश्चित समय अंतराल में रिपोर्ट सौंपना कि क्या क्या काम हुआ, कितने अधिकार दिए गए, कैसे डाटा जो है वो पॉजिटिवली आ रहे हैं या नहीं। उल्लंघन की जांच की, जो अधिकार दिए गए उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, उन उपायों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। सॉरी। अधिकारों में बाधित कारकों की जांच करना कि ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं बच्चों को, उसमें बीच में रोड़े क्या आ रहे हैं, बाधा क्या आ रही है, जैसे आतंकवाद हो गया या गरीबी हो गई, इन सब चीजों का पता लगाना। अनुसंधान को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा सर्वे करना, समाज में जागरूकता फैलाना इनका काम है। संबंधित कानूनों और कार्यान्वयन की जांच कि जो कानून बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं या नहीं।
न्यायालय से संबंध रखना कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या कोर्ट में हो रहा है, कैसे चल रहा है कोई भी केस स्टडी। संवैधानिक संरक्षणों की जांच, ये संविधान में जो संरक्षण दिए गए हैं बच्चों को क्या वो मिल पा रहे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो अभी हमने बात की थी नेशनल जो हमारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग था, बट अभी हम बात करेंगे दिल्ली की, जिसे DCPCR बोलेंगे, दिल्ली कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो अभी केंद्र स्तर पर जो बातें हो रही थी अब उसे राज्य स्तर पर कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसकी स्थापना आप याद रखेंगे 7 जुलाई 2008 को हुई थी, बाद में हुई है ये, क्योंकि नेशनल जो था वो पहले हो गया और फिर दिल्ली में जो ये आयोग बनाया गया वो थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद ही बनाया गया। तो इसके काम और वो कार्य और कर्तव्य देख लेते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के कार्य और कर्तव्य में, क्योंकि सेम ही आयोग है तो काम भी इनके सेम है, बस लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, राज्य का और केंद्र का ऊपर रहता है। तो अब DCPCR की देख लेते हैं। पहला है बाल अधिकारों के संरक्षण के कानूनी उपायों की समीक्षा करना। कानून में जो उपाय दिए गए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी कि किस हद तक वो कार्य कर रहे हैं। केंद्र आयोग को रिपोर्ट भेजना। अब ये राज्य है तो ये किसको रिपोर्ट भेजेगा? केंद्र को भेजेगा। अधिकारों के हनन की जांच करना। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारणों का निदान करना कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं स्टेट लेवल पे। अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, सर्वे करना, ये पहले भी था। समाज जागरूकता, ये आपका नेशनल वाले में भी था और यहाँ पे भी आएगा। आप वो पॉइंट्स यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मीडिया और गोष्ठियों में भाषणों का आयोजन करना, उपायों के कार्यान्वयन की जांच करना, कारगर तरीकों पर बल देना और फिर बाल साक्षरता पर बल देना। तो ये आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली में जो है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बाल साक्षरता एजुकेशन पर बल दे रही है। तो ये आपका यूनिट यहाँ पर 5 खत्म हो रहा है और साथ ही साथ सोशियो फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर आपके 5 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी ही मैं इसका जो क्वेश्चन पेपर है सेकेंड ईयर का लेटेस्ट वो अपलोड कर दूंगी।